2022 वाला अटेम्प्ट था, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो और 2023 में अगले ही साल मेरा सिलेक्शन हुआ, तो काफ़ी डिफरेंसेस थे इन दोनों प्रोसेस में। 4 नंबर से जब मेरा नहीं हुआ तो उसमें मुझे बहुत दुःख हुआ कि अगर मैं वो पीवाईक्यू कर लेता तो मेरे जो 3-4 क्वेश्चन गलत हुए थे शायद वो ना होते। न्यूज़पेपर से मैं बहुत ही ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल लेता था दैट यूज्ड टू बी माई केस स्टडीज़, और मैंने हर आंसर में एक बॉक्स में वो केस स्टडीज़ लिख के आया। अगर आप नोट्स अच्छे से खुद के नहीं बनाते हो तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग जो कि आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। यूपीएससी की जर्नी में सबका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। मेरा पर्सनल टाइम टेबल ऐसा था कि नमस्कार, मेरा नाम ऋषेन सिंह है और मैंने इस साल की यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशंस में ऑल इंडिया रैंक 113 हासिल की है और ये मेरी कहानी है। तो 2021 में जब मैंने फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन करना स्टार्ट की यूपीएससी के लिए, तो मेरे दिमाग में यही था कि जो कंटेंट है और जो क्लैरिटी है, इन दोनों का मिक्सचर हमें चाहिए। हमें कोई भी रैंडम चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि वो 2022 वाला अटेम्प्ट था, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो और 2023 में अगले ही साल मेरा सिलेक्शन हुआ, तो काफ़ी डिफरेंसेस थे इन दोनों प्रोसेस में, जो जो भी प्रिपरेशन की स्टेज थी। काफ़ी डिफरेंसेस ऐसे थे कि मैं अब बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो करंट अफेयर्स को लेके मुझे काफ़ी डाउट्स थे कि करंट अफेयर्स कैसे करा जाए, करंट अफेयर्स में कैसे आगे बढ़ते हैं और उसमें कैसे जो निटी-ग्रिटीज़ हैं जो यूपीएससी डिमांड करता है उसको कैसे पकड़ा जाए। तो उसके लिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, बट उस न्यूज़पेपर में शुरू वाले अटेम्प्ट में मैंने ये देखा कि काफ़ी कुछ ऐसी भी न्यूज़ मैंने पढ़ी जो टाइम वेस्टिंग थी और उसका नीड भी नहीं था कोई भी। जब सेकंड अटेम्प्ट दिया मैंने, तो मैंने ये स्पेसिफिकली फोकस किया कि जो यूपीएससी रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उनको न्यूज़पेपर से उठाया जाए, और ये मेरे लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। बिकॉज न्यूज़पेपर नीड तो है, सब लोग पढ़ते हैं, बट क्योंकि मैगजीन्स वगैरह आ गई हैं तो इस वजह से उनकी रेलेवेंस उतनी ज़्यादा आजकल नहीं रह रही है। तो उसमें मैंने न्यूज़पेपर अच्छे से उठाया और जितनी भी अच्छी चीज़ें थी वो मैंने उनसे एम्बाइब की और अपने पास एक नोट्स बनाए और एक छोटी सी कॉपी बना ली और उससे मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट की सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। तो ये अच्छे से प्रिपरेशन की मैंने। उसके बाद जो भी अलग-अलग मिस्टेक्स थी, जैसे पॉलिटी में काफ़ी सारा कंटेंट रहता है और हिस्ट्री में भी काफ़ी सारा कंटेंट रहता है, तो मैंने कट शॉर्ट किया। अब हिस्ट्री में ही देख लीजिए, एंशिएंट इंडिया और मिडेवल इंडिया बहुत ही बड़ा सिलेबस है और उसको रटने में, याद करने में बहुत दिक्कत होती है। बट नेक्स्ट अटेम्प्ट में आई मेड श्योर कि मैंने इन चीज़ों में जो कि उतना फ्रूटफुल नहीं है, उस पे टाइम कम दिया, और जो चीज़ें फ्रूटफुल हैं, जैसे आंसर राइटिंग हो गया, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना हो गया, करंट अफेयर्स का रिवीजन हो गया, इन सब चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे से किया। टारगेटेड प्रिपरेशन करना इस यूपीएससी पर्टिकुलर जर्नी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज़ मैंने पिछले अटेम्प्ट में नहीं किए थे और उसका मुझे बहुत ही 4 नंबर से जब मेरा नहीं हुआ तो उसमें मुझे बहुत दुःख हुआ कि अगर मैं वो पीवाईक्यू कर लेता तो मेरे जो 3-4 क्वेश्चन गलत हुए थे शायद वो ना होते। मैंने अगले अटेम्प्ट में बहुत ही अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए और उनको अच्छे से रिवाइज़ किया। 4-5 इटरेशन लगाए उसके, और उसके बाद ही मैं आगे उस पे जो क्वेश्चंस यूपीएससी डिमांड करता है, जो पूछता है, उस पे मैं फ़ोकस कर पाया। यूपीएससी की जर्नी में सबका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। मेरा पर्सनल टाइम टेबल ऐसा था कि मैं दिन में सोता था और रात में पढ़ता था। रात में पढ़ाई ऐसी होती थी क्योंकि डिस्टर्बेंस कम रहती थी और इस वजह से जो फोकस था वो मेरा पूरा उस टारगेटेड प्रिपरेशन पे था। तो जब जब भी मैं सो के उठता था 2 बजे, 2-3 बजे दोपहर में, तो उस टाइम पे सबसे पहला चीज़ मैं ये करता था कि मैं न्यूज़पेपर उठाऊँ उस दिन का। न्यूज़पेपर उठाने के बाद मैं अपने ऑप्शनल पे शिफ्ट कर जाता था और ऑप्शनल की अच्छे से प्रिपरेशन करता था। 3-4-5 घंटे में ऑप्शनल पढ़ता था। जब वो अच्छे से प्रिपेयर किया, उसके बाद मैं शिफ्ट होता था जो मेंस का कंटेंट है। क्योंकि जब इनिशियल स्टेजेस होते हैं तो आपको प्रीलिम्स की और मेंस की प्रिपरेशन साथ में करनी होती है। उस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की और मेंस के और जो 2-3 घंटे मैं मेंस को देता था आफ्टर ऑप्शनल, उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस की। रात का जो टाइम था उसमें मैं ये इंश्योर करता था कि ये पूरी चीज़ें रिवाइज़ हो सकें। मैंने न्यूज़पेपर, मैंने अपना ऑप्शनल और मैंने मेंस बहुत ही अच्छे से इन तीनों को रिवाइज़ किया। जो रात में 3 या सुबह 3 से लेके सुबह 6-7 बजे का टाइम रहता था, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से इन सब चीज़ों को रिवाइज़ किया। एट द एंड ऑफ द डे, आप कह सकते हो कि एट द एंड ऑफ द नाइट, तो मैं ये करता था कि आई यूज़ टू मेक अ मेमोयर, एक डायरी थी मेरे पास और मैंने उस दिन जो कुछ भी किया, आई यूज़ टू मेंशन इट। मैंने कोई भी पढ़ाई की, मैंने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, मैंने कोई भी नोटबुक उठाई, मैं उसको अच्छे से मेंशन करता था कि आई डिड दिस एट दिस पर्टिकुलर टाइम। तो इस तरह 2 चीज़ें होती थी। पहले तो मेरा एक दिन प्लान भी हो जाता था, नेक्स्ट डे क्या करना है, और एक मेरा रिवीजन भी हो जाता था कि हाउ आई यूज़ टू मेक दिस, हाउ आई यूज़ टू प्लान माय पर्टिकुलर डे। ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती थी उस मेमोयर के थ्रू। तो इस तरह मेरा पूरा दिन जाता था। बट जैसे ही प्रीलिम्स पास आया तो जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है, मेन से फोकस हट जाता है और प्रिपरेशन पूरी प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाती है। टाइम वही था,
दिन का तो ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं हो पाती थी, जो मेजर पढ़ाई होती थी वो रात में ही होती थी। और उस टाइम पर मैंने वही रेगुलर सब्जेक्ट जो हैं पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ये सब चीज़ें मैंने अच्छे से वही उसी टाइम पे रिवाइज़ की, खूब ज़्यादा, बहुत अच्छे से रिवाइज़ की। फिर इस पर्टिकुलर टाइम में जो जनवरी से लेके प्रीलिम्स तक का टाइम होता है, इसमें मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ सॉल्व किए, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़, उन्हें अच्छे से एनालाइज़ किया। मैंने एक ओएमआर शीट ले ली, हर पर्टिकुलर टेस्ट के लिए मैं एक ओएमआर शीट लेता था और उसको जैसे मैं यूपीएससी में एग्ज़ाम दूंगा प्रीलिम्स का, तो उसको पूरा कॉपी करने की कोशिश करता था। जो भी क्वेश्चन गलत होते थे मैं उसी ओएमआर के पीछे ब्लैंक शीट पर लिख लेता था ताकि वो रिवीजन मेरा अच्छे से हो पाए। तो इस तरह मेरा प्रीलिम्स की प्रिपरेशन रही। प्रीलिम्स हो गया, उसके बाद मेंस आया। मेंस की प्रिपरेशन प्रीलिम्स से बिल्कुल भी अलग है। जो वो 3 महीने का टाइम रहता है बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, जून से लेके सितंबर तक को जो टाइम रहता है, दैट डिमांड्स रिगरस हार्ड वर्क। उसके अलावा और कोई भी मेंस के लिए हार्ड फ्रूटफुल स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। उस पर्टिकुलर टाइम पे आंसर राइटिंग इज़ की। इट इज़ द गेम चेंजर। अगर आप उस 3 पर्टिकुलर मंथ में आपने अच्छे से आंसर राइटिंग नहीं की है, आपने अच्छे से 13, 14, 15 फुल लेंथ टेस्ट नहीं लगाए हैं, अगर आप डेली आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, तो शायद ही मेंस में सिलेक्शन होना उतना आपके लिए ईजी होगा। तो इस वजह से उस पर्टिकुलर टाइम में मुझे याद है पढ़ाई करते करते 12-13 घंटे हो जाते थे। 3-4 घंटे तो क्योंकि आंसर राइटिंग में ही चला जाता था। हालाँकि मैंने प्रिपरेशन स्टेज में जो पहले मैंने प्रिपेयर की उसमें 7-8 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती थी। बट वो जो मेंस का स्टेज था उसमें रिगरस हार्ड वर्क डिमांड करता है। तो वो उस वजह से मैंने उसमें अच्छे से टाइम दिया, अच्छे से प्रिपेयर किया और कंसिस्टेंसी के साथ वो जो 3 महीने थे उसमें मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की। मेंस का एग्ज़ाम हुआ और मुझे याद है कि जब मैं मेंस का पेपर लिख रहा था तो इतना स्पीड डिमांड करता है, इतना टाइम डिमांड करता है कि आप जब लिखते हो तो फ्रिक्शन की वजह से जो उँगली है वो जलने लगती है। तो आई रिमेंबर कि जो भी मेरा मेंस का एनवायरनमेंट था, सराउंडिंग थी, लोग ने पूरा बैंडेड बांध के आ रहे थे और खून निकल रहा था लोगों की उँगली से, तो ऐसा कुछ भी होता था वहाँ पर। और जो सेकंड हाफ होता था पेपर का तो पूरे रूम से सिर्फ मूव और इन सब चीज़ों की महक आती थी। तो ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पर काफ़ी हार्ड वर्क, रिगरस हार्ड वर्क डिमांड करती है यूपीएससी। ये तो मेंस की जर्नी थी। जैसे ही मेंस का रिज़ल्ट आया, इट वाज़ 8th ऑफ दिसंबर 2023 और मेंस में मैंने क्लियर किया और उसके बाद 8-9 दिन में जो इंटरव्यू स्टेज की जो प्रिपरेशन होती है और उन डेट होती है वो यूपीएससी ने हमें दे दी। जैसे ही इंटरव्यू की डेट्स आई, इट वाज़ 19th ऑफ दिसंबर और मेरा इंटरव्यू का डेट 19 जनवरी था। 19 जनवरी ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि ये पहले ही फेज़ में था। तो इस वजह से जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है, उसके लिए मुझे कम टाइम मिला। बट मैंने ये इंश्योर किया कि मैं जितने भी ज़्यादा मॉक्स दूँगा इंटरव्यू में, उतनी ही ज़्यादा पर्सनैलिटी बाहर आएगी, उतनी ही ज़्यादा बात करने में आसानी होगी। क्योंकि एक फॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है और उस फॉर्मल एटमॉस्फेयर में कैसे आप उन ऑफ़िसर्स के सामने, जो सालों से बच्चों को जज कर रहे हैं, उनके सामने आप ब्लफ़ नहीं कर सकते। जो आपका नेचुरल सेल्फ है उसको लाने के लिए मैंने बहुत ही अच्छे से जितना भी हो सके मैंने मॉक्स दिए और मॉक्स में ये इंश्योर किया कि वो मेरा अंदर का जो नेचुरल सेल्फ है वो मैं पोर्ट्रे करने की कोशिश करूँ। तो मैंने अच्छे से मॉक्स दिए और काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन की, इंटरव्यू की भी, हर चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। जितनी भी चीज़ें थी सबको डिटेल्ड में की, डेप्थ में की। जो मेरा होम स्टेट है, जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, जो मेरी हॉबीज़ हैं, जो मेरे इंटरेस्ट्स हैं, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया। और शायद ही इन 3 पर्टिकुलर स्टेजेस में इंटरव्यू इज़ द वन ऑफ द बेस्ट स्टेज जहाँ पर आप खुद को जानने में ज़्यादा रुचि रखते हो और खुद को जानने में और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है खुद के बारे में। तो ये इंटरव्यू की स्टेज थी और मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, क्योंकि लोगों का ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है, बट फॉर्चुनेटली मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि पहली चीज़ तो मेरे पास ये रिलीफ थी कि मैं उस स्टेज पर पहुंचा और उसके बाद मैं बाहर आया वहाँ से। तो ये एक बहुत ही बड़ा रिलीफ था मेरे लिए कि आई डिड मेक ऑल दीज 3 पर्टिकुलर स्टेजेस। और मेरा बोर्ड जो था, जो सर थे, ही आस्क्ड मी सम ऑफ द ब्रिलियंट क्वेश्चंस जो कि हम यूट्यूब वगैरह पर देखते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे इंटरव्यू की स्टेज में पूछा गया। वो क्वेश्चन ऐसा था कि सर ने मैम ने पूछा कि अगर आपको डीएम बना दिया जाए किसी भी डिस्ट्रिक्ट का और उस पर्टिकुलर केस में आपकी एक छोटी बच्ची है, वो छोटी बच्ची जो है शी इज़ क्रिटिकली इल और उस इलनेस की वजह से शी इज़ हॉस्पिटलाइज और वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन फेस कर रही है। और दूसरी तरफ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस होने लगे हैं और कम्युनल राइट्स के भी खतरे हैं। और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इस पर्टिकुलर स्टेज में क्या करना चाहूँगा। मेरा आंसर इसमें मैम को ये था कि मैम, क्योंकि आपने मेंशन किया कि आपका जो, मतलब उन्होंने मुझे मेंशन किया कि मेरी एक बच्ची है, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरी एक वाइफ़ भी होगी। और इस बात पे सब लोग खिलखिला के हंसने लगे और मैंने जैसे ही ये कहा और उनको मैंने बोला कि मैम,
मैं इस पर्टिकुलर केस में अपनी वाइफ़ को अपने बच्चे के पास भेजूँगा, उसे वाइफ़ को इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली सपोर्ट करूँगा और इस पर्टिकुलर केस में मैं जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वहाँ पर जाना पसंद करूँगा। फिर से वो सब लोग मुस्कुराने लगे और उन्हें शायद कुछ तो लगा होगा, पर मैम ने इस पे एक चीज़ और पकड़ी। उन्होंने कहा कि ऋषेंद्र, नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू। उन्होंने मेरे से पूछा कि मान लो तुम अब सिंगल पेरेंट हो, अब क्या करोगे? तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था और मैं वहाँ पर बैठा रहा थोड़ी देर, 1-2 सेकंड के लिए मैंने सोचा और इस पर्टिकुलर केस में मैंने ये बोला कि मैम, क्योंकि मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, तो मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टुवर्ड्स पीपल। तो मैं इस पर्टिकुलर केस में अपने सिचुएशन पे जाना चाहूँगा, लेकिन इसी टाइम पे जो मेरी प्राइवेट लाइफ़ है, वो भी बहुत मैटर करती है। तो मैं दोनों को मैनेज करने के लिए मैं पहले अपनी बेटी के पास जाऊँगा और उसको इंश्योर करूँगा कि शी गेट्स ऑल दैट पर्टिकुलर हेल्प, और मीनवाइल जो भी मेरे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, जो भी मेरे कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर्स हैं, मैं उनको अच्छी तरह से ब्रीफ करूँगा और उनको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में भेजूँगा। तो आई थिंक वो काफ़ी सैटिस्फाइड थी मेरे इस आंसर से। और ये एक पर्टिकुलर सिचुएशनल क्वेश्चन है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये होता होगा इंटरव्यू में, क्योंकि मैं भी ये सब क्वेश्चन नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट दिस वाज वन थिंग कि आप लाइफ में कुछ भी हो सकता है और इंटरव्यू में भी कुछ भी वो पूछ सकते हैं। तो इट इज़ नॉट कि आप उस पर कैसे उसको कैसे हैंडल करते हो, इट इज़ कि उस मोमेंट पे आप कैसे उसको एक्सप्लेन करते हो, कैसे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपनी पर्सनैलिटी को बाहर लाते हो। और मुझे याद है कि जो सर थे, जो उन्होंने मुझसे पूछा कि ऋषेन, व्हाट व्हाट इज़ योर प्रेफरेंस, तुम प्राइवेट लाइफ को ज़्यादा प्रेफर करते हो या पब्लिक लाइफ को ज़्यादा प्रेफर करते हो? तो मेरा उस पे यही आंसर था कि सर, इफ़ आई एम अ पब्लिक सर्वेंट, मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दैट इज़ टुवर्ड्स पीपल। एज अ सिविल सर्वेंट, मेरा सिविल यूनियन में आना, सिविल जैसे कि लोग होते हैं कि जो भी इश्यूज होते हैं सोसाइटी में, उसके थ्रू एक्ट करना, उसके लिए एक्ट करना, दैट इज़ वन ऑफ माई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैंने उन्हें एक एग्जाम्पल भी दिया कि सर, वी सी दैट जो आर्मी मैन, जो सोल्जर्स होते हैं, दे आर ऑन देयर बॉर्डर्स, उनकी सेक्रीफाइसेस, उनकी प्राइवेट लाइफ टोटली शट ऑफ हो जाती है, बट दे सेक्रीफाइस ऑल दैट फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर नेशन। वो जो ड्यूटी होती है, जो ड्यूटी की फीलिंग होती है, जो कर्म होता है, वो करते हैं, ना कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ में आते हैं। तो एज अ सिविल सर्वेंट मैंने उन्हें वो बोला कि सिविल सर्वेंट के रूप में मैं इससे अलग नहीं हूँ कुछ, मेरा भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस वजह से मैं पब्लिक सर्विस को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। शायद वो लोग इस चीज़ से खुश हुए और सभी लोग अच्छे से मुस्कुरा रहे थे और काफ़ी उन्होंने मेरे साथ जोक भी किया इस पे कि अच्छा है, मतलब दिस थॉट ऑफ समथिंग अबाउट माई पर्सनैलिटी। तो इस वजह से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा इंटरव्यू का। जब फाइनल रिजल्ट आया तो मुझे मार्क्स का पता चला और शायद जैसे मैंने एज्यूम किया था कि ये क्वेश्चन काफ़ी बेनिफिशियल रहे मेरे लिए, तो इंटरव्यू में मैंने 187 स्कोर किया और ये उस बोर्ड के लिए काफ़ी अच्छा स्कोर था। तो इस वजह से आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि शायद वो जो मैंने चीज़ें बोली, दे लाइक्ड इट, और इस वजह से मुझे मेंस में भी और टोटल जो फाइनल रिजल्ट आता है काफ़ी अच्छा स्कोर प्राप्त हुआ। तो यूपीएससी में नोट्स बनाने की ज़रूरत बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप नोट्स अच्छे से खुद के नहीं बनाते हो तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग जो कि आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। मैंने अपने खुद के नोट्स अच्छे से डिटेल्ड वे में, जो भी मेन बुक्स होती हैं उनके थ्रू बनाए, और अच्छे से मैंने ये इंश्योर किया कि मैं पहले इटरेशन में ऐसे नोट्स बनाऊं जो कि मुझे खुद अंडरस्टैंड हो सकें। फिर जब सेकंड इटरेशन में मैं वो नोट्स बनाता था तो वो बहुत ही क्रिस्प हो जाते थे, उनमें 1-2 वर्ड्स में ही मैंने पूरा 1 पेज का समरी लिख देता था। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि जो आपके नोट्स हैं दैट शुड बी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल टू यू योरसेल्फ। आप दूसरों के लिए नोट्स नहीं बना सकते और आप दूसरे के नोट्स पढ़ भी नहीं सकते। तो इस वजह से ऐसे नोट्स बनाने चाहिए जो आपको अच्छे से समझ में आए और उसके थ्रू आपकी पूरी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो नोट्स बनाने की मेन प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस अल्टीमेटली लीड करती है रिवीजन के लिए। अगर रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ तो आप इंश्योर ये कर लीजिए कि शायद ही सिलेक्शन उतना अच्छे से हो पाएगा। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में यूपीएससी के नोट्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और सेल्फ नोट्स इज़ साइन क्वा नॉन, उसको आप नहीं चेंज कर सकते। मेंस के लिए आंसर राइटिंग इज़ वन ऑफ द गेम चेंजर्स। इफ़ यू आर नॉट आंसरिंग वेल, इफ़ यू आर नॉट राइटिंग इट कॉम्प्रिहेंसिवली, अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो शायद मुश्किल हो जाएगा आपका क्लियर करना। तो इस वजह से मैंने अपनी आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी ऐसे बनाई कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि आपको करंट अफेयर्स के डेली क्वेश्चंस देते हैं। वो जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उनको मैंने एक पेज पे लिखा और उनके सेल्फ पे आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। जो आंसर लिखे मैंने उस पर अपलोड कर दिया, और जो एक पीयर ग्रुप बन जाता है ऑनलाइन, वो ही एक दूसरे के आंसर्स चेक करते। तो इससे मुझे इनिशियली बहुत हेल्प मिली जैसे मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया। बट जैसे ही मैं मूव ऑन करा, जैसे ही वो जो 2-3 महीने का इनिशियल फेज होता है आंसर राइटिंग लिखने का, थोड़ा सा जो ग्रास्प आ गई मुझे, उसके बाद मैंने क्या किया, जो टॉपर्स कॉपी होती हैं पिछली, मैंने उनको उठाया और उनके जो आंसर्स थे, उनके जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस मैंने लिखे
और उस क्वेश्चन को खुद से आंसर करने की ट्राई की। जब मैंने वो खुद के आंसर्स और टॉपर्स के आंसर कंपेयर किया तो आई गॉट टू नो कि ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये जो दिक्कतें हो रही हैं, जो मेरे आंसर में वो जो की चीज़ें नहीं हैं, वो मुझे जानने को मिली कि यहाँ पर हम ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो बहुत ही बेनिफिशियल रही मेरे आंसर राइटिंग के लिए। सेकेंडली, आंसर राइटिंग में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो मैंने न्यूज़पेपर बताया। न्यूज़पेपर से मैं बहुत ही ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल लेता था, दैट यूज़ टू बी माई केस स्टडीज़, और मैंने हर आंसर में एक बॉक्स में वो केस स्टडीज़ लिख के आया। तो वो जो ज़रूरत थी, वो एक्स्ट्रा जो ज़रूरत थी, वो मेरी इसके थ्रू पूरी हुई। वन ऑफ द क्वेश्चंस इज़ कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई राइट तरीका या रॉन्ग तरीका नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंश्योर करें कि जो नीड है न्यूज़पेपर में और जो यूपीएससी नीड कर रहा है, उसमें कोहेरेंस होना चाहिए। आपको रैंडम चीज़ें नहीं पढ़नी है यूपीएससी के लिए फ्रॉम द न्यूज़पेपर। तो मैं क्या करता था कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको पहले टिक कर लेता था कि मैंने पीवाईक्यूज़ देखे, मैंने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखे, मैंने मेंस के कुछ क्वेश्चंस देखे और देखा कि जो एनालिटिकल चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर में। तो एडिटोरियल्स आर मस्ट, लेकिन ये भी इंश्योर करना कि जो एडिटोरियल्स थोड़ा सा पॉलिटिकली इंक्लाइंड हैं उसको आप इग्नोर करें, बिकॉज यूपीएससी डिमांड्स कि आप एक मैच्योर डिसीजन लें और वो डिसीजन बैलेंस्ड हो। तो इस वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डिसीजन आप ले रहे हो, जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, जो एडिटोरियल्स आप देख रहे हो, वो बैलेंस आंसर दे रहे हैं आपके क्वेश्चंस को, आपकी नीड्स को। और जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉलिटिकली कुछ हुआ या क्राइम्स हुए किसी सिटी में, वो एज अ न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, बट आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी की जर्नी जो होती है वो बहुत ही लॉन्ग होती है, और इस प्रोसेस में आप कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ना चाहते हुए भी फेस करना रहता है। मेरी भी जर्नी में, हालांकि अभी तो मैंने AIR 113 सिक्योर कर लिया, बट वो जो बीच में जो चीज़ें छूटी उसका आपको दुख तो होता है, बट जो अल्टीमेट गोल है वो भी आपका अचीव करने में वो बहुत हेल्प करता है। तो जो दिक्कतें मैंने फेस की अपनी जर्नी में, सबसे पहले तो आई यूज़ टू लव फुटबॉल। मुझे ऐसा कोई दिन नहीं था स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ तक कि मैंने फ़ुटबॉल ना खेला हो, बट मैंने ये सीखा कि जब आप फुटबॉल खेलते हो तो उसके बाद फिजिकल एक्सर्शन होता है, और वो आप इस यूपीएससी की जर्नी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो इस वजह से मैंने उसको पहले तो अपने आप को थोड़ा सा हटाया, और मैंने ये सोचा कि फुटबॉल कैन वेट बट यूपीएससी कैन नॉट। जो चीज़ है वो आपको इंश्योर करनी पड़ेगी। सेकेंडली, जो लोनलीनेस और सैक्रिफाइस की जो फीलिंग होती है, बिकॉज यूपीएससी इज़ वन सच एग्जाम जहाँ पर आपको एक कमरे में बंद रह के थोड़ा सा पढ़ाई तो करनी पड़ती है। हालांकि मैं एक कमरे में तो रहा, 7 में से 6 दिन मैं उस रूम में रहता था, बट ये होता था कि कैसे फ्रेंड से मिला जाए, कैसे दोस्तों से इंटरेक्ट किया जाए, और वो जो सैक्रिफाइस की फीलिंग होती थी, जो सोशल टच होता था, वो मिस होता जाता था। और ये भी काफ़ी नेगेटिव है, बिकॉज हमें सिविल सर्वेंट बन के भी सोसाइटी में रहना है, बट ये जो प्रोसेस है ये उसके टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो ये भी एक ऐसी चीज़ थी जो काफ़ी नेगेटिव होती है लोगों के लिए। बट इवेंचुअली आप ये इंश्योर करो कि जो भी क्लोज हैं आपके, जो भी इनिशियली से शुरू से लेके बाद तक जो भी फ्रेंड्स हैं आपके, जो कि आपको सपोर्ट करते हैं, उन्हें हमेशा आप अपने साथ रखो, और कोशिश ये करो कि आप भी उनके टफ टाइम्स में हेल्प करने की ट्राई करो। सिर्फ अपना ही गोल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो सामने वाले लोग हैं उनको कैसे आप कोऑर्डिनेशन के साथ लेकर आगे लेके चल सकते हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है IAS ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल ये कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो अगर आप यूपीएससी के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां आप अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं, और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ शेयर करेगा। उनमें से एक इंस्टीट्यूट है KSG IAS। जोश टॉक्स और भी कोशिश करेगा कि दूसरी कोचिंग्स भी हमें कांटेक्ट करें और वो अपनी ऑफरिंग्स और कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन हमें दें। अगर हम में से किसी एस्पिरेंट को इंटरेस्ट है कोचिंग लेने के लिए तो हम अपने नाम और नंबर दे सकते हैं और हमें इसके द्वारा कोचिंग कांटेक्ट करेंगे। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।